ये एक दुविधा जो हम लोग फेस करते हैं कि जो एक अलॉटी के दिमाग में दुविधा रहती है, वो दुविधा ये है कि जैसे उसका कैंसिलेशन हुआ, उसको मालूम है ये गलत कैंसिलेशन हुआ। ये रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दे अलॉटी अपने एग्रीमेंट का, तो जो कैंसिलेशन की प्रॉब्लम है वो 90% से ज़्यादा सॉल्व हो जाए। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट पे, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो चाहे वो बायर की तरफ से, इसीलिए ये प्रोविज़न रखा गया है। अगर कोई बिल्डर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, कोई एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है, तो सेक्शन 7 में उसको रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है अथॉरिटी को। और जैसे जैन साहब ने बताया कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो करनी ही है, मतलब ये आवश्यक है, मतलब कानून में लिखा है। रेरा अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पे ये इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जो उस प्रोजेक्ट के बायर्स हैं उनको ये पता लग जाए कि कितनी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं और कौन कौन सी यूनिट बुक हो चुकी है। और वो डबल बुकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रियलिटी फेयर शो में। और आज हम डिस्कस करेंगे द राइट्स ऑफ अलॉटी इन केस ऑफ वन साइडेड कैंसिलेशन बाय बिल्डर्स। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आपका इस रियलिटी फेयर प्रोग्राम में स्वागत है। मैं सुधीर माथुर एडवोकेट रेरा में प्रैक्टिस करता हूं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गेस्ट हैं श्री कमलकांत जैन जी, जो पूर्व मेंबर हैं यूपी रिएट के लखनऊ में, और उनकी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज जो भी है उसका हम पूरा फ़ायदा यहाँ उठाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे आजकल जो अलॉटीज़ हैं वो बहुत मुश्किल में हैं, और इसका कारण भी मैं बताऊंगा शॉर्ट में कि अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 1-2 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में और रेजिडेंशियल मार्केट में काफ़ी तेज़ी आई है। तो उससे क्या हुआ है कि जिन अलॉटीज़ ने 10 साल, 15 साल, 12 साल पहले अपना फ्लैट बुक किया था एक दाम में, कोई इतने लाख में, वो आज की तारीख में मार्केट की तेज़ी के कारण तुरंत बिक रहा है और उससे दुगने तिगने दाम में बिक रहा है। इसकी वजह से कई सारे डेवलपर्स जो हैं इस लालच में हैं कि किस तरह से अधिक दाम में आज की मार्केट में बेचें। मैं मानता हूं कि सब डेवलपर्स ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर्स ज़रूर हैं जो गलत काम कर रहे हैं और गलत कैंसिलेशन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ डेवलपर्स सही काम भी कर रहे हैं, सही कैंसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत कैंसिलेशन करके उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत मोटा अधिक लाभ है उसका। इसमें क्या होता है कि जो अलॉटी है उसका किसी बहाने से, मैं बहाना कहूँगा क्योंकि वो लीगली शायद सही नहीं है, तो वो बहाने से उसको कैंसिल कर दिया जाता है और तुरंत ही दूसरे को दे दिया जाता है क्योंकि वहाँ पैसा खड़ा है और पैसा मिल जाता है उसको। ऐसी स्थिति में मैं अपने माननीय गेस्ट से ये जानना चाहूँगा कि कुछ प्रश्न है मेरे इसके बारे में कि इसको कैसे सुलझा सकता है एक अलॉटी जो इससे पीड़ित है। तो कमलकांत जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। धन्यवाद। एक ये प्रश्न आता है कई बार कि अलॉटी ये कहते हैं कि जब उन्होंने सारे पैसे दिए हुए हैं या अधिकतर पैसे दिए हुए हैं, उसके बाद भी कैंसिलेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जिसे रेरा में प्रमोटर कहते हैं, उसको जो अपना फ्लैट था वो करार के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से उसको 2018 में देना था, 2020 में देना था, यानी कि उसका समय निकल चुका है, तो वो भी गलती में है। तो क्या ऐसा है कि अगर डेवलपर खुद गलती में है, खुद गलत काम कर रहा है, जिसे टेक्निकल भाषा में डिफॉल्ट कहा जाता है, अगर वो डिफॉल्ट में है तो क्या वो इस तरह का कदम ले सकता है? ये जायज़ है, लीगल है क्या? ऐसा है कि जो रेरा एक्ट है, रेरा एक्ट में जी। उसको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि
ये एक्ट एलओटी के बेनिफिट के लिए था, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है। अब इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि जहाँ पर जो बिल्डर्स हैं उन्होंने पोजीशन में डिले किया। तो बिल्डर्स ने अगर पोजीशन में डिले किया तो वो डिफ़ॉल्ट तो है ही, और अगर डिफ़ॉल्ट है तो उस केस में क्या वो एलओटी के डिफ़ॉल्ट पर कोई एक्शन ले सकता है, ये आपका प्रश्न है। जी बिल्कुल। तो बिल्डर अगर खुद डिफ़ॉल्ट में है तो जो वैसे थोड़ा-सा मैं कुछ और भी तथ्य इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो आपने हमें बताया कि आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि जो प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि बिल्डर्स को ये टेम्पटेशन हो रही है कि वो अलॉटमेंट कैंसिल करें, और बिल्कुल। अलॉटमेंट कैंसिल करने से उसको ये लाभ हो रहा है, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, कि वो किसी दूसरे एलओटी को वो बेच करके और इंस्टेंट मनी ले सकता है, ज़्यादा पैसे ले सकता है। तो अब इसके बावजूद भी कि बिल्डर डिफ़ॉल्ट में था और उसने पोजीशन डिले किया, वो फिर भी अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है। और अलॉटमेंट कैंसिल करते समय अलॉटमेंट में वो ये तथ्य नहीं देख रहा कि मैं खुद डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, कई साल से मैंने पोजीशन में डिले कर दिया, और अभी अगर एलओटी ने 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में कोई डिले किया है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस बारे में मॉडल जो एग्रीमेंट का फॉर्मेट है उसका, उसमें बहुत क्लियर प्रोविज़न है, जो उसकी 9.3 क्लॉज है जिसको रूल 9.3 कहते हैं। उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर बिल्डर या प्रमोटर डिफ़ॉल्ट में है तो वो अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर सकता। ये तो एक रूल्स और रेगुलेशंस की बात होगी। बट जो नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि बिल्डर्स कोई ना कोई बहाने से अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। खाली बिल्डर्स के डिफ़ॉल्ट होने के अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि किन परिस्थिति में बिल्डर अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। एलओटी के कंसेक्यूटिवली 2 डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। उसके बाद उसका जो डिमांड नोटिस है वो बिल्डर को रेज़ करना चाहिए। डिमांड नोटिस के बाद 90 डेज़ का डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होना चाहिए उसका, एलओटी का, और उसके बाद कैंसिलेशन का नोटिस देना पड़ेगा उसको, कम से कम 30 दिन का, बिल्डर को, एलओटी को। तब जाके वो उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है। रेरा एक्ट का जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि छोटे-छोटे डिफ़ॉल्ट पे, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो चाहे वो बायर की तरफ से, इसीलिए ये प्रोविज़न रखा गया है कि अगर बिल्डर का डिफ़ॉल्ट है तो बिल्डर को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो डिले का इंटरेस्ट दे दे जितना दिन उसका डिले हुआ। इसी तरह से अगर एलओटी का डिफ़ॉल्ट है तो एलओटी को भी ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अगर किसी समय पे उसके पास पैसे का प्रावधान नहीं है, 2-4 महीने डिले होता है, तो उसका इंटरेस्ट दे दे और उस तरीके से कंपनसेट। बट अगर वो कंटिन्यूअसली डिफ़ॉल्ट चल रहा है और एक लंबे पीरियड में चल रहा है, जैसे कि 90 दिन का डिफ़ॉल्ट है और 2 कंसेक्यूटिव डिफ़ॉल्ट्स हैं, उस परिस्थिति में एक प्रॉपर नोटिस देके, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देके कैंसिल किया जा सकता है अलॉटमेंट। अ, और अगर उसने, बिल्डर ने रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो नहीं किया है अलॉटमेंट कैंसिल करने में, तो उसका जो अलॉटमेंट है जो उसने कैंसिल किया वो अपने आप में इनवैलिड हो जाता है और वो इलीगल कैंसिलेशन कहलाएगा। तो इससे अगर मैं थोड़ा-सा निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या ये निष्कर्ष निकल सकता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर मेरा अगर मैं अलॉटी हूँ और मेरा एक उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट फॉर सेल जिसे कहलाते हैं, उस एग्रीमेंट ऑफ सेल में सारा फोर्स मेजर वगैरह लेने के बाद में भी जो डेट आई, वो डेट निकल चुकी थी जब उसने मेरे को कैंसिलेशन किया। लेट्स से आज मेरा कैंसिलेशन उसने कर दिया और 1 साल पहले उसको देना था, किसी भी हालत में, मतलब फोर्स मेजर वगैरह देने के बाद में, तो वो किसी भी परिस्थिति में मेरा
कैंसिलेशन नहीं कर सकता, मेरी परमिशन के बगैर अपनी तरफ से वो कैंसिलेशन नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में चला गया है। हाँ, देखिए जो जो प्रोविजंस हैं रूल्स के, वो तो यही कहते हैं कि अगर बिल्डर डिफ़ॉल्ट में है तो वो कैंसिल नहीं कर सकता। जी। और उसके बाद अब अथॉरिटी उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करती है और क्या-क्या उसमें सर्कमस्टेंसेस थे, हुँ, हुँ। वो भी देखने पड़ेंगे। और इसी से दूसरा प्रश्न जो आपने पहले ही काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में समझाया कि कुछ उनको नोटिस देना है, 2 डिफ़ॉल्ट होने हैं, फिर उसके बाद वो कैंसल कर सकता है। अगर हम दूसरी स्थिति में आएँ कि ये स्थिति नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट में है और उसमें भी जो उनको नोटिस देना है, 3 महीने के लिए वेट करना है, नोटिस देना है 1 महीने का, 30 दिन का, वो सारी चीज़ें अगर वो नहीं दे रहा है और फिर भी कैंसल हो जाता है, तो उसमें क्या उपाय है उसके बाद अलॉटी के लिए? देखिए, जो कैंसिलेशन है वो उस केस में उसका इलीगल कैंसिलेशन होगा। तो एलओटी के पास ये अपॉर्चुनिटी है ये कि वो रेरा एक्ट में इसकी कंप्लेंट फाइल करे जी। रेरा अथॉरिटी को। और अगर वो चाहे एलओटी, एक तो ये कंप्लेंट होती है कि आपने आप एक इंडिविजुअल हो और उसका एलओटी का बिल्डर ने अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया, तो उस केस में तो सेक्शन 31 में कंप्लेंट हो सकती है। और अगर वो हैबिचुअल है, कोई बिल्डर कोई इस तरह की प्रैक्टिस रेगुलरली अपना रहा है, कई सारे एलओटी के केस में अपना रहा है, तो एलओटीज उस केस में सेक्शन 7 का भी सहारा ले सकते हैं। सेक्शन 7 क्लियरली प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बिल्डर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, कोई एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, रूल्स के प्रोविजंस हैं या रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है कोई बिल्डर, और वो हैबिचुअल है, तो सेक्शन 7 में उसको रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है अथॉरिटी को। बिल्कुल। और वो क्योंकि एक मेजर एक्शन हो सकता है, और उसमें उस केस में रिलीफ ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अगर एलओटीज देखते हैं, समझते हैं कि बिल्डर रेगुलरली ऐसा कर रहा है कि वो अब बहुत सारे एलओटीज का अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है, तो वो सब मिलकर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। एक्ट में प्रोविजंस है कि कई एलओटी मिलकर एसोसिएशन ऑफ एलओटी के थ्रू या वॉलंटरी एसोसिएशन बनाकर भी कोई सेक्शन 7 में कंप्लेंट लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। इससे मेरा एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो कि जो अलॉटीज़ हैं या इवन जो डेवलपर्स हैं जो उसको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनके लिए कि ये जो 9.3 रूल जो बताया जैन साहब ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। उसको सबको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। लॉ में सब हमेशा यही होता है कि अपने राइट्स आपको ढंग से पता होने चाहिए, तभी आप उसका कोई लाभ उठा सकते हैं। तो 9.3 को आप जो रूल है, उसको अवश्य पढ़ें, सब लोग पढ़ें, दोनों तरफ से पढ़ें, उससे सबको लाभ होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एग्रीमेंट है, इसमें एक्ट में, रेरा एक्ट में क्लियरली प्रोविजन है कि 10% पेमेंट होने के बाद अगर कोई पेमेंट एडिशनल होती है, तो बिल्ड तो ये एक प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्दर पेमेंट जब तक ना ले, जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन ना करा दे। तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन होते नहीं है, और रजिस्ट्रेशन ना होना ये बिल्डर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उसका कैंसिलेशन एक सिंपल लेटर से कर सकता है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा तो बिल्डर इतनी आसानी से फिर कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एलओटीज को अपना एग्रीमेंट जो बिल्डर्स के साथ है, जिसको बीबीए कहते हैं, उसको 10% पेमेंट होने के बाद कोई भी फर्दर पेमेंट करने से पहले इंसिस्ट करना चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कुछ एलओटीज क्योंकि इन्वेस्टर होते हैं, उनको लगता है कि हम शायद स्टैम्प ड्यूटी हमारी बेकार जाएगी अगर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, बट एक्ट में प्रोविजन है। और बाकी सारे स्टेट में मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादातर स्टेट में अब ये
स्ट्रिक्टली रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बट यूपी में अभी उतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर ये रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दे अलॉटी अपने एग्रीमेंट का, तो जो कैंसिलेशन की प्रॉब्लम है वो 90% से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। कम से कम जो अनवांटेड, इलीगल और जो गलत कैंसिलेशन है वो कम हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी अलॉटी हैं वो इस बात पे इंसिस्ट करें, इस बात पे जोर दें कि उनका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्ट्री के समय उनको 2% या कुछ इस तरह की कोई स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो बाद में वापस हो जाती है, मतलब एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये करने से उनके जो राइट्स हैं वो भी सही होते हैं। और जैसे जैन साहब ने बताया कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो करनी ही है, मतलब ये आवश्यक है, मतलब कानून में लिखा है, तो इस वजह से इसको करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात निकल के आई इसके अंदर से। हाँ, इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेरा अथॉरिटी, क्योंकि मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट एक्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए है, तो रेरा अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर ये इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जो उस प्रोजेक्ट के बायर्स हैं उनको ये पता लग जाए कि कितनी यूनिट्स बुक हो चुकी हैं और कौन कौन सी यूनिट बुक हो चुकी हैं। कुछ अथॉरिटीज़ का मैंने देखा कि इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि वो अ, जितने भी यूनिट्स हैं उनको जो बुक हो गई हैं उनको दिखाना पड़ता है बिल्डर को कि ये बुक हो गई हैं, और जो वेकेंट है उनको दिखाना पड़ता है कि ये वेकेंट है, जिससे कि बहुत क्लियरली जो अलॉटमेंट कराने आ रहा है, बाई करने आ रहा है कोई यूनिट, कोई भी बायर है या वो इन्वेस्टर है, तो उसको क्लियरली पता हो कि ये यूनिट अवेलेबल है और ये बुक हो गई है। तो जो यूनिट बुक हो चुकी हैं वो प्रॉपर लीगल कैंसिलेशन के बाद ही वो वेकेंट दिखाई जाए। और इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जिसमें कि डबल अलॉटमेंट से भी बचा जा सकता है, और जो भी इस फील्ड में मेल प्रैक्टिसेस है उनसे बचा जा सकता है। तो रेरा अथॉरिटी को दो चीज़ों के लिए इंसिस्ट करना चाहिए कि एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसका, और साथ साथ वो जो इन्फॉर्मेशन है बुकिंग की वो वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इलीगल कैंसिलेशन। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि इससे जो डबल बुकिंग, ये डबल बुकिंग ही है, जो जितनी बात हमने अभी तक करी वो डबल बुकिंग ही है। और वो डबल बुकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो हम यूपी रेरा वगैरह में भी और दूसरे रेरास में भी देख रहे हैं, तो रेगुलेशन के ऊपर बहुत जोर है और नए-नए रेगुलेशन आ रहे हैं, इसीलिए कि जो कानून को तोड़ ना सके कोई भी, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो अलॉटी हो। तो इस वजह से रेगुलेशन आ रहे हैं। तो इसमें जब ये इतना सब काम हो ही रहा है, तो इस तरह के काम, ये 2 काम आपने बताए हैं, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट और दूसरा ट्रांसपेरेंसी और वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैसेज हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को किसी माध्यम से देना होगा। उसके बारे में सोचेंगे कैसे करें। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी धीरे धीरे अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा रही हैं। उनके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे जो स्टाफ है उसकी एक्सपर्टाइज भी बढ़ती जा रही है। तो इस बारे में रेगुलेटरी अथॉरिटी के ध्यान में है ये इस विषय, और मेरे को लगता है रेगुलेटरी अथॉरिटी इसमें प्रॉपर एक्शन धीरे धीरे ले रही है। इसी मुद्दे को थोड़ा आगे अगर हम बढ़ाते हैं, तो इसके अंदर जब इस तरह के डबल अलॉटमेंट होता है, इस तरह से किसी भी कारण से डेवलपर करता है जो गलत तरीके से कर रहा है, तो उसमें 2 निर्दोष पार्टियां आ जाती हैं। एक तो जिसका पहले अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, और फिर दूसरा जो आ गया मार्केट से, उसको तो पता नहीं, उसको वो भी निर्दोष ही है क्योंकि उसने पैसा दिया, अच्छा पैसा कमा के, गहरी कमाई है उसकी, उसका पैसा उसने दिया वहाँ पे और पूरे डॉक्यूमेंट साइन किए। और उसके बाद अगर उसको भी पता चलता है कि भाई मैंने जो किया वो भी इलीगल था काम, तो अब ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट अलॉटी है वो क्या करे, क्योंकि उसका पहला राइट है, क्योंकि वो पहले आया है। और दूसरा वाला कहेगा कि भाई मैं हूँ, तो इसको जैसे कानून में कहते हैं थर्ड पार्टी राइट बन गया। अब थर्ड पार्टी राइट को हटाया कैसे जाए, और जो थर्ड पार्टी है उसके भी हक होते हैं कुछ,
कि एक जो कंसेप्ट हम लोग सुनते थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, तो यहाँ पे मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले से ही ये कंट्रोल किया जाए कि थर्ड पार्टी राइट क्रिएट ना हो किसी भी प्रॉपर्टी पर। तो उसका उसका जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, दो तरीके हैं कि रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दें और बुकिंग की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए। बट अगर अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा सिनेरियो जहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और किसी वजह से थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो गया, तो उस केस में ये देखा जाना चाहिए कि जो ओरिजिनल एलओटी है, अगर उसका कैंसिलेशन वैलिड नहीं है, इलीगल है कैंसिलेशन, तो उसके राइट बने रहेंगे। और उसके बाद किसी भी पार्टी के राइट अगर क्रिएट किए जाते हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे अगर एलओटी का कैंसिलेशन गलत है। तो अगर एलओटी का कैंसिलेशन सही है, कई बार क्योंकि एलओटी भी डिफॉल्ट करते हैं और वो कंटिन्यूसली पेमेंट नहीं करते, आपने ऐसा भी हमारे कई बार देखने में आया। तो उस केस में भी बिल्डर कब तक वेट करेगा, और उसको उसको प्रेशर है कि उसको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। तो ऐसे केस में कैंसिलेशन जरूरी है, होना भी चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर कैंसिल हो रहा है तो वो थर्ड पार्टी राइट भी उसको क्रिएट करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका उद्देश्य तो यही है कि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो उस केस में कैंसिलेशन बिल्कुल सही है। अगर एलओटी के कैंसिलेशन में बिल्डर ने सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है, बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट की कंडीशंस को फॉलो किया है, तो कैंसिलेशन सही है और वो एलओटी के राइट वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और एक्ट में प्रोविज़न है कि उसका बुकिंग अमाउंट डिडक्ट करके बाकी जो भी अर्नेस्ट मनी है वो डिडक्ट करके बाकी पैसा उसको वापस कर दिया जाए, या जो भी उनकी अपनी आपस की बीबीए में कंडीशन है। हालांकि बीबीए में कोई भी कंडीशन जो भी होगी वो जो मॉडल बीबीए के प्रोविजंस हैं उनको सुपरसीड नहीं करेगी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाते हैं तो ये एग्जामिन करना जरूरी होगा कि कैंसिलेशन सही था या गलत, उसी से थर्ड पार्टी का फेट डिसाइड हो। तो अब ये प्रश्न आगे इसी से निकल के आ रहा है कि अगर ये जो रेरा है या कोर्ट है ये मानती है सारे तथ्यों को देखते के बाद कि ये जो कैंसिलेशन था वो गलत था, तो वो क्या करेंगे, कैसे उसको राइट को हटाया जाएगा, उसके थर्ड पार्टी के राइट को? मुझे लगता है कि उसमें अगर कोई ऐसा केस रेरा में या अपीलेट ट्रिब्यूनल में आता है तो उनको ये एग्जामिन करना चाहिए कि एक्चुअली राइट किसके हैं प्रॉपर्टी पर। जिस पार्टी के वैलिड राइट हैं उसको पोजीशन दिया जाना चाहिए, और जिस पार्टी ने बोनाफाइड पेमेंट किया है उसको वापस दिलाया जाना चाहिए पैसा विद इंटरेस्ट और कंपनसेशन। क्योंकि अगर किसी का पैसा भी आप वापस कर रहे हैं तो अगर उसको कोई क्षति हुई है तो उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल एलओटी है या वो थर्ड पार्टी है जिसको बाद में राइट दिए गए। तो जो जिसके भी एग्जामिन करने के बाद राइट वैलिड पाए जाए उसको पोजीशन दिया जाना चाहिए, और जिसने बोनाफाइड पैसा दिया है उसको इंटरेस्ट और क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। अब इसी में और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो प्रैक्टिकल आ रहे हैं, मैं उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। और वो प्रैक्टिकल जो आ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस वो इस तरह से हैं कि थर्ड पार्टी राइट हो गया, अब थर्ड पार्टी में चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से उसको फिजिकल पोजीशन दे दिया गया, मतलब थर्ड पार्टी को अंदर वो रहने लगे, और कुछ केसेस में उनका कन्वेंस डीड यानी कि उनका सेल डीड या जो भी सबलीस डीड होगा उसकी रजिस्ट्री भी होगी। तो सबसे बड़ा प्रश्न और समस्या ये आ रही है कि जब थर्ड पार्टी अंदर रह रहा है, अब उसके राइट अगर कोर्ट के द्वारा खत्म भी कर दिए जाते हैं, जैसे कि ये माना गया कि फर्स्ट पार्टी को गलत तरीके से कैंसिल करा गया, तो उसको हटा तो सकते नहीं, मतलब फिजिकली तो कोई जाके हटा नहीं सकता, जहाँ तक आम धारणा है कि फिजिकली तो उसको हटा नहीं सकते। देखिए फिजिकली भी हटा सकते हैं। हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें जो जो रेरा के ऑर्डर्स हैं जी,
जो सिविल कोर्ट के डिक्री के बराबर होते हैं, उसको एग्जीक्यूशन कराने का तरीका है। तो उस तरीके से वो ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होंगे, रेरा ने एक अपना किसी जजमेंट में कहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को पोजीशन मिलना चाहिए, तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो उसको एग्जीक्यूशन में मदद करेगी रेरा को। चलिए, ये तो मैं कहता हूँ कि अलॉटीज़ के लिए अच्छी खबर है कि अगर उनके राइट्स हैं तो रेरा किसी भी तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो फिजिकल पोजीशन कर दे बिल्डर या कुछ भी कर दे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अलॉटी के राइट्स सही होने चाहिए। अलॉटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने पेमेंट्स भी समय से दे और वो अपने राइट्स को रखे, और अगर वो राइट्स सही रखता है और गलत तरीके से काम होता है तो अथॉरिटी के पास पूरी पावर है कि आपका किसी भी स्थिति में वो आपकी क्षतिपूर्ति करेगा। अब इसी को मैं आखिरी चरण पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये एक दुविधा जो हम लोग फेस करते हैं कि जो एक अलॉटी के दिमाग में दुविधा रहती है, वो दुविधा ये है कि जैसे उसका कैंसिलेशन हुआ, उसको मालूम है ये गलत कैंसिलेशन हुआ, लेकिन जैसे मैंने परिस्थिति बताई थी कि वे डेवलपर के पास पैसा आ गया, प्रमोटर के पास, उसने तुरंत के तुरंत उसको रिफंड कर दिया। जैसे उसने अगर 30 लाख रुपए दिए थे तो 30 लाख रुपए उसको वापस उसके अकाउंट में डाल दिए। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास 30 लाख रुपए आ गए, ये गलत कैंसिलेशन हुआ, मैं कैंसिलेशन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पोजेशन। अब ये 30 लाख को मैं क्या करूँ? मैं कैंसल्ड फ्लैट के अगेंस्ट में वापस पेमेंट उसको करूँ, करने की कोशिश करूँ, वो भी अक्सर नहीं संभव होता है। लेकिन अगर वो करना चाहे या फिर अपने पास रख के पहले केस करूँ, तो आपकी क्या उनके लिए सुझाव है कि वो अलॉटी क्या करे ऐसी स्थिति में? इसमें देखिए, मुझे लगता है कि एलओटी को सबसे पहले तो अपने आप को बोनाफाइड प्रूव करने के लिए बिल्डर के इलीगल कैंसिलेशन को प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसको कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस तो करनी चाहिए, उनको मेल से, पत्राचार से, जैसे भी ठीक समझे कि ये आपने कैंसिलेशन गलत किया है और मैं ये कैंसिलेशन नहीं चाहता, ना ही मैं कहीं डिफ़ॉल्ट पे था, तो इस कैंसिलेशन को आप वापस लीजिए, रिकॉल करिए। और साथ-साथ उसको अपना बोनाफाइड दिखाने के लिए या तो वो वापस उस पैसे को बिल्डर को दे दे, या कम से कम अगर बिल्डर नहीं ले रहा, वो प्रयास करे उसको देने का, अपना बोनाफाइड दिखाए, वो उसका ड्राफ्ट बनवा के रखे। तो उसको ये करने के बाद साथ-साथ ही उसको ये रेरा में कंप्लेंट का भी एक्शन लेना चाहिए कि भई ये बिल्डर्स ने मेरा गलत कैंसिल कर दिया है, जो कि नहीं बनता था और मैं इस कैंसिलेशन पे चैलेंज करना चाहता हूँ। और समय रहते अगर वो चैलेंज कर देगा तो थर्ड पार्टी राइट भी क्रिएट नहीं होंगे। कई सही है। बार हमने देखा है ऐसे केसेस में वो रिक्वेस्ट करेगा अथॉरिटी को या अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो वो थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने से रोक भी देते हैं बिल्डर को, ऐसी सिचुएशन में अगर उनको लगता है कि कैंसिलेशन जायज़ नहीं था। चलिए, आज आज जो आपसे वार्ता हुई उसमें हमारे को बहुत सारी जानकारी मिली, और ये जो बढ़ती हुई समस्या है जिससे जूझ रहे हैं बहुत सारे लोग और समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उनकी खुद की भी गलतियां हों, लेकिन किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए, कहाँ गलती है, किसकी गलती है, इसको समझना आवश्यक है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा जो आपने बताई इतनी सारी बातें, उससे एक आई थिंक जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, क्या आगे करना है, जो कि उद्देश्य है रेरा का भी कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे उनको रिलीफ मिलेगा, वो सब में होने में मतलब आसानी होगी। और शायद कुछ एक्शंस ऐसे भी हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी अगर इसको सुने तो शायद उनको भी कुछ सुझाव मिलें। वैसे तो वो हमसे अधिक जानकार हैं, लेकिन उनको कुछ सुझाव मिले कि क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जा सकती धन्य हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के डाउट्स क्लियर हों। और अगर आपके भी कोई डाउट्स हो रियल एस्टेट्स के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें मेल करें। धन्यवाद।